सम्माननीय मित्रों, कच्छ और भुज के सभी यहाँ उपस्थित अतिथिगण, मुझसे बड़े लोग, मुझसे कम आयु के लोग, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ख़ास तौर पे इसलिए कि मेरी सोच तीर्थ और धाम के बारे में ज़रा अलग है। अक्सर हम लोग काशी, इलाहाबाद इन जगहों को तीर्थ मानते हैं। मैं उन शहरों को, उन जगहों को तीर्थ मानता हूँ जहाँ पे देवता नहीं बल्कि मानव लोग जो हैं वो चमत्कार करते हैं। और मानव जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार ये है टूट के फिर से बनना, ध्वस्त हो जाना और फिर से पुनर्निर्माण करना। और भुज की मिट्टी में पुनर्निर्माण भुज से ज़्यादा अच्छे से, या ये रण जो आपका कच्छ एरिया है, इससे ज़्यादा अच्छे से विश्व में कौन जानता होगा। तो मेरे लिए तो एक अच्छी पुण्य भूमि है। और इतने सारे साधु संत, गुरु जी सब लोग आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक इंग्लिश में कॉन्सेप्ट है ब्रोकन सिटी, मतलब एक टूटा हुआ शहर। अक्सर आप देखिए, मैं दुनिया में बहुत घूमता हूँ, जितने भी शहर हैं आज, जितने भी राष्ट्र हैं, सब टूटे टूटे से ही हैं, जर्जर होते जा रहे हैं। हमें शायद इसलिए नहीं पता चलता है क्योंकि जब इमारतों में बहुत दरारें पड़ जाती हैं, जब बहुत क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसके ऊपर खूब सारे पोस्टर्स चिपका दिए जाते हैं, होर्डिंग्स आगे लगा दी जाती हैं। जैसे मंत्री लोग आते हैं ना, तब जब किया जाता है जिस तरह से। तो आज की दुनिया की हालत ऐसी हो गई है कि जर्जर हैं, कई समाज जर्जर हैं, कई राष्ट्र जर्जर होते जा रहे हैं और उनके ऊपर पोस्टर चिपका दिए गए। और सारी दुनिया में जितना भी मैंने विश्व घूमा है, वहाँ एक सवाल मुझसे सब लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी सभ्यताएं, बड़े बड़े युग खत्म हो गए, सभ्यताएं समाप्त हो गई, तुम लोग कैसे जिंदा हो? तुम तो साइंस को भी नहीं मानते। अमूमन हिंदुस्तान के बारे में ये प्रथा भी, यानी कहा भी जाता है, और सत्य भी है, थोड़ा हम लोग साइंस से डरते हैं या नहीं डरते हैं पता नहीं क्या, लेकिन साइंस को लेके हमारे यहाँ उस तरह का उत्साह नहीं है जितना कि वेस्ट में मिलता है। मैं आपको आज संक्षिप्त में 2-3 बातें बताऊंगा, कोई ऐसी नहीं कि किसी नेता की तरह उत्तेजित करने के लिए या ये बताने के लिए कि मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे 2-3 ऐसी चीज़ें, अनुभव शेयर करना चाहता हूँ जो अनुभव सिर्फ मैंने ही किए हैं, और उसको लेके जो मेरा चिंतन बना है और जो मेरी कार्य पद्धति बनी है और जो मैंने अपने जीवन का एक सिद्धांत बनाया है, वो क्यों बनाया, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँगा। देखिए, मैं एक छोटे शहर का, आप ही की तरह बिल्कुल एक मध्यम वर्गीय टीचर का बेटा, छोटा शहर, ग्वालियर में पैदा हुआ, जबलपुर में रहा। जबलपुर भी बिल्कुल भुज की तरह से है, छोटा सा शहर है, और पढ़ने लिखने वालों के बीच में बड़ा हुआ। तो जो छोटे शहर के यंग बच्चे में, लड़के में जो कुंठाएं होती हैं वो भी थी, वो उत्साह भी था, और एक अपनी जड़ों से जुड़ा भी हुआ था। फिर मैं पढ़ने अमेरिका भी गया, एडवर्टाइजिंग भी की। अंततः मेरा प्रवेश बॉलीवुड में हुआ। तब तक जीवन में कोई ऐसा विरोधाभास नहीं था, लेकिन जब मैंने बॉलीवुड ज्वाइन किया तो देखिए, कला में क्या है कि एक जो कला का सामूहिक दृष्टिकोण होता है, एक तो है इंडिविजुअल, यानी हर व्यक्ति का अलग अलग है, पर एक सामूहिक होता है। और मैंने करीब 5-6 साल जद्दोजहद की वहाँ पे, और मुझे समझ में आई एक बात जो उसके पहले ना किसी ने मुझे बताई थी, ना मेरा इंटरेस्ट था। मुझे आश्चर्य ये हुआ कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, अच्छा मात्रा में देखा जाए तो नंबर 1 सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री विश्व की, इतनी ताकतवर इंडस्ट्री, और इसी इंडस्ट्री ने भारत को विश्व में बदनाम कर रखा था। अब जरा आप समझिए, इस बात को समझना आवश्यक है। लोग बॉलीवुड को बिना बात के गाली देते हैं, मैं वो सब नहीं करूंगा। मैं आपको एक क्रमबद्ध तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप समझने चाहते हैं कि
बॉलीवुड ने भारत के साथ क्या गुनाह किया, तो यह समझने के लिए आपको हॉलीवुड को समझना पड़ेगा। जब वर्ल्ड वॉर 2 चालू हुआ और जब अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 की गिरफ्त में फंसा और अमेरिका ने कहा कि अब इसको कैसे जीता जाए, हिटलर की ताकत के आगे हम तो कहीं नजर नहीं आते हैं, तो इसको जीतने का क्या तरीका होगा। और आपको आश्चर्य होगा जान के, आज रात को आप लोग जाके रिसर्च भी कर सकते हैं इंटरनेट पे, आपको जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका को वर्ल्ड वॉर में जिताने का संकल्प किसने किया? हॉलीवुड ने। उन्होंने कहा कि फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसको एक सॉफ्ट पावर की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। सॉफ्ट पावर मतलब युद्ध में लड़ने की एक पूरी फौज, लेकिन चूंकि वो बंदूकें नहीं लेके आती है, दिखती नहीं है, इसलिए उसे वार करना ज्यादा आसान है। उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया ऑफ अ लॉन्गर लाइन, जिसको आप सब जानते होंगे। अगर आप दुश्मन से लड़ रहे हैं और दुश्मन की रेखा अगर इतनी बड़ी है तो आप उसके सामने और बड़ी रेखा बना दीजिए, लेकिन वो आपकी रेखा होनी चाहिए। समस्या यह है कि लोग आपस में लड़ते रहते। तो हॉलीवुड ने कहा अगर विश्व को यह बताया जाए कि अमेरिका किस तरह से प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, लिबर्टी, जस्टिस, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स, इन चीजों का नेता है वर्ल्ड में नंबर 1, तो हम विश्व के एक बहुत बड़े जन समूह को आकर्षित करके नैरेटिव के लेवल पे अपने साथ जोड़ लेंगे। और अगर आप चाहते हैं फौज खड़ी करना, तो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 चीज, और आज के और आगे आने वाले समाज में तो इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, जिसकी साइड में नैरेटिव होगा वही विजेता होगा। भले ही आप जमीन पे कब्जा कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए। कश्मीर में आपने देखा आर्टिकल 370 हटने के बाद भी आज भी आप में से कोई एक ऐसा आदमी जो कल्पना कर सकता है वहां दूसरा घर बना लूंगा, जबकि कानूनन आप बना सकते हैं। आर्मी आपके साथ है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी आपके साथ है, भारत की केंद्र सरकार आपके साथ है, वहां बैठे गवर्नर साहब जो आरएसएस के ही व्यक्ति हैं वो भी आपके साथ है, पूरी पुलिस आपके साथ है, फिर भी आप वहां पे एक छोटा सा एक कमरे का घर बनाने का सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि नैरेटिव आपके साथ नहीं है। यह बात हॉलीवुड ने समझाई अमेरिका को, तो सीआईए ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, देखिए उनकी सरकार भी बड़ी अद्भुत है अमेरिका की, ऐसी नंबर 1 कंट्री नहीं है। उनकी सरकार को यह बात समझ में आई और उन्होंने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर सैंक्शन किए ऑफिशियली, चोरी छिपे नहीं। उस जमाने में मेरे ख्याल से कुछ 2-3 बिलियन डॉलर्स किए थे, जो आज पता नहीं कितने हंड्रेड्स में जाएंगे। और अगर दुनिया ने हिटलर को हराया तो सिर्फ नैरेटिव की लड़ाई से, बंदूकों से तो उसे कभी मार नहीं, अल्टीमेटली उसी ने सुसाइड किया। लेकिन दुनिया में धीरे 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 हिटलर के अगेंस्ट और अमेरिका के फेवर में इतना बड़ा नैरेटिव क्रिएट हुआ कि उन लोगों ने विश्व की सबसे बड़ी ताकत, जिसका कि लगभग पूरे विश्व पे कब्जा था, उस सेना को, उस व्यक्ति को हराया। हाँ, उस युद्ध के कई पहलू हैं, पर मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण पहलू बता रहा हूं। यह हुई एक बात। अब आप हमारा एग्जाम्पल देखिए। हमारी 100 साल पुरानी फिल्म इंडस्ट्री है, 100 साल। 100 साल में आज तक हमने एक ऑस्कर नहीं जीता। कैन फिल्म फेस्टिवल, जो सबसे बड़ा दूसरे नंबर का यूरोप में होता है, वहां एक अवार्ड नहीं जीता। जब हम कहते हैं स्वामी विवेकानंद को पूरी दुनिया जानती है, इसलिए थोड़ी जानती है कि वो गेरुए वस्त्र पहन के घूमते थे, इसलिए जानती है कि उन्होंने क्या नैरेटिव क्रिएट किया। और बॉलीवुड यहां के, ऐसा नहीं इन्होंने नैरेटिव क्रिएट नहीं किया, उल्टा नैरेटिव क्रिएट कर दिया कि हम जाहिल कंट्री हैं, अंधविश्वासी हैं, लड़ते रहते हैं, माइनॉरिटी को सताया जाता है, हिंदू तो ऐसे ही पता नहीं कहां से घुस गए, ये जमीन तो उनकी थी भी नहीं। इस तरह की धारणाएं, कश्मीर को लेकर धारणाएं पूरे वर्ल्ड में क्रिएट की। देखिए, कश्मीर फाइल्स आने के पहले ऐसा नहीं वो पहली फिल्म थी कश्मीर के ऊपर। कश्मीर के ऊपर 8-10 बहुत बड़ी फिल्में बन चुकी थी, दिल से, हैदर,
तमाम फिल्में आई, फना, फिजा, ऐसी 8, 10, 12 फिल्में आई कश्मीर पे, और सारी की सारी फिल्में एग्जैक्टली उसी वक्त की थी जिसमें कश्मीर फाइल सेट थी। सारी फिल्में 1990 के पीरियड की थी। उन फिल्मों ने क्या दिखाया सारी दुनिया को? उन्होंने दिखाया कि भाई एक कोई लड़का है, उसके साथ कुछ जाती हुई समाज में, और उसने बंदूक उठा ली और बदला लेने का फैसला कर लिया, जाके पाकिस्तान से मिला और टेररिस्ट लोगों से मिला और उसने बम फेंक दिया। सही तो किया। हर फिल्म का मैसेज यही था कि टेररिस्ट अच्छे लोग होते हैं, जमाने के सताए हुए होते हैं। यह नैरेटिव एक क्रिएट किया गया कि जमाने के सताए लोग हैं। इसीलिए आप देखिए कश्मीर फाइल्स में एक डायलॉग था, जब वो लड़का यही बात करता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती उससे कहते हैं, पर कश्मीरी पंडितों ने कभी कोई हथियार क्यों नहीं उठाया? तो ये जो एक पूरा हुआ कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज को सताया गया है। जो मेजॉरिटी है, ये हिंदू मेजॉरिटी, उनसे जुड़े जो लोग हैं वो अच्छे लोग नहीं होते, इसलिए बॉलीवुड भी दूर रहा, एडवर्टाइजिंग वाले दूर रहे, मीडिया वाले दूर रहे। जितना मॉडर्न अपने को समझने वाले लोगों को कहीं ये लगने लगा कि मॉडर्निज्म का मतलब है हिंदू परंपराओं से दूर जाना, और उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन को ही मॉडर्नाइजेशन समझ लिया। जो नई जनरेशन के बच्चे जो आए बॉलीवुड में, इनने वही सुना जो बाहर के लोग बोलते थे, तो इन्होंने कहा यार कहाँ पैदा हो गए हम लोग, एक्चुअली हम बने तो कहीं और के लिए हैं। तो इन्होंने जो फिल्मों का एक क्रम चालू किया पूरा, और वो भारत के साथ इतना बड़ा स्कैम है, इतना बड़ा गुनाह है, मैं कहता हूं अगले 10,000 वर्षों तक उसके लिए उन्हें माफ नहीं। जिस तरह से हम औरंगजेब को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, इन लोगों को भी इस गुनाह के लिए माफ नहीं करना चाहिए। अब आप पूछिए वो गुनाह क्या है? अब मैं आपको बताता हूं। मैं कोई इस तरह की मैं टीवी डिबेट नहीं है तो मैं सेंसेशनल बातें करता नहीं हूं, और आजकल तो बिल्कुल भी नहीं करता हूं, पर मैं आपको थ्योरेटिकली अगर कोई रिसर्चर हो तो कैसे आपको बताएगा वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। गुनाह क्या किया गया, मुझे इससे भी मतलब नहीं। आप हिंदुओं को गाली देते हैं, देते रहो यार, 1000 साल से लोग दे रहे हैं, हम जिंदा हैं, बाकी मर गए देने वाले। आज वो जो पहले राजा महाराजाओं की ड्रेस पहनते थे ना इंडिया में, जो ऐसा साफा बांध के वो ब्रिटिशर लोगों की तरह से, वो सब वो अब हमारे यहाँ बैंड बाजे वाले और वेटर लोग पहनते हैं। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है, हम तो अपने रास्ते चलते हैं। लेकिन अगर आप देखिए सन 1980 के दशक तक की जो फिल्में हैं भारत की जितनी भी, अगर आप भारत के सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एवोल्यूशन को समझना चाहते हैं तो आप भारतीय फिल्मों के विलन को समझ लीजिए। आपको एग्जैक्टली कोई मीडिया वाला कोई नहीं समझा सकता, राजनेता, आप विलन को समझ लीजिए कि भारत में किस दौर में कौन कौन विलन रहा है, आपको समझ में आ जाएगा भारत कैसे कैसे प्रगति करता रहा है। आप देखिए अगर 40-50 के दशक की फिल्में देखें तो उनमें विलन होता था जमींदार, और उसके आतंक, उससे लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होता था एक किसान का बेटा, और आखिर में उसको दिलीप कुमार वगैरह जो रोल करते थे और उसकी विजय होती थी कॉमन मैन की, एक आम भारत का आदमी। उसके बाद वही जो था जमींदार वो शहर में आ गया, वो मिल ओनर बन गया, फिर विलेन होने लगा मिल ओनर, फिर उससे लड़ने के लिए मजदूर का कोई लड़का उठता था सड़क से और वो उससे लड़ाई लड़ता था, और अंत में धर्म की विजय होती थी, अधर्म हारता था। फिर वही मिल ओनर बन गया इंडस्ट्रियलिस्ट। 70 का दशक आते आते जब इंदिरा गांधी जी का वक्त था तो उस वक्त आप देखें काला बाजारी और ये सब दुनिया भर की चीजें, स्मगलिंग वगैरह हो रही थी। यही इंडस्ट्रियलिस्ट जो था अब स्मगलर बन गया, वो इंडस्ट्री के नाम पे सोना मंगा लेने लगा भारत में। तो अमिताभ बच्चन का दौर आया, उसने उससे लड़ाई लड़ी। उसके बाद जो विलन हुए इंडिया के वो होने लगे साहूकार लोग, और 80 का दशक आते आते आप देखिए विलन एक की जगह 3-4 होने लगे, उनका समूह होने लगा। एक पुलिस ऑफिसर होगा, एक जर्नलिस्ट होगा या इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, एक नेता होगा और एक IAS ऑफिसर होगा। ऐसे 3-4 लोग, और ये सही भी 80-90 में जो लोग बड़े हुए हैं वो समझ सकते हैं कि उस वक्त का दौर यही था, सरकारी तंत्र से कितना परेशान आम आदमी था।
फिर एक क्लर्क का बेटा, एक टीचर का बेटा कहीं से एक छोटे से भुज जैसे गांव से या जहां से मैं बड़ा हुआ छोटी जगह से निकलेगा और वो जो है अपनी माँ का आशीर्वाद लेगा या पिता का आशीर्वाद लेगा और जाके उससे लड़ाई लड़ेगा। आप कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, मिथुन चक्रवर्ती की, संजय दत्त की, उसके बिना बनती नहीं थी। सारी समस्या शुरू हुई जब ये पुराने फिल्म मेकर्स के बच्चे आए। देखिए, बॉलीवुड पे कम्युनिस्ट लोगों का पूरा वो रहा है हर समय कब्जा, लेकिन उस दौर के जो कम्युनिस्ट थे वो हो सकता है अमीर लोगों के अगेंस्ट आए हो सकता है उनको हिंदू धर्म ना पसंद हो, लेकिन भारत के अगेंस्ट कभी उनने कोई फिल्म नहीं बनाई। जितनी भी आज की तारीख में जो लोग ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, उनके अंदर जो राष्ट्रवाद है, चाहे उनके अंदर पेट्रियोटिज्म है, वो ऐसी फिल्में देख देख के ही बनी है। पर फिर आया एक दशक जब इनके बच्चे पढ़ लिख के यूरोप से इंडिया आए और इनको हर चीज से नफरत हो गई। तो जो ये 90 के दशक तक करप्ट लोगों से, शोषण करने वालों से जो एक आम आदमी, कॉमन मैन ऑफ इंडिया लड़ाई लड़ता था, ये अब चेंज हुआ। इन लोगों का सबसे बड़ा गुनाह यह है कि इन्होंने अपनी फिल्म से उस कॉमन मैन को ही हटा दिया। अब जो भारत का यूथ था वो साइकिल में नहीं जा रहा था मिट्टी की सड़क में या मां का आशीर्वाद लेके और जाके साहूकार या मिल ओनर या स्मगलर से लड़ रहा था। अब उसके जीवन का सबसे बड़ा एम्बिशन क्या था? क्या वो चीज थी जिसके पीछे वो भारत का युवा भाग रहा है हमारी फिल्मों में? वो किस चीज से लड़ाई लड़ रहा है? वो पोलो की शर्ट पहन के एक स्पोर्ट्स कार में जाके लड़की के बाप से लड़ाई लड़ रहा है। हमने भारत के संघर्ष को एक लव स्टोरी पे लाके खड़ा कर दिया और एक ऐसे युवा को खड़ा कर दिया जिसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर बोलते हैं, जो युवा भारत में है ही नहीं। वो समस्याएं खड़ी कर दी जो भारत में है ही नहीं। जो नया डिजिटल एज में, मेरे भी बच्चे हैं जो 2000 के बाद पैदा हुए, डिजिटल एज में जो बच्चे पैदा होने लगे, अब उनका एस्पिरेशन समाज से लड़ना नहीं था, उनका था किस तरह से यहां से मुक्ति पाई जाए और बाहर निकला जाए। ये सत्य है। और सारी दुनिया में फिल्में देख देख के, आप जितने बाहर गए होंगे, आप बताइए, जब इंडिया का नाम आता है फिल्मों का, लोग एक ही बात बोलते हैं, सॉन्ग एंड डांस। और हम बड़े खुश भी होते हैं और मुझे बहुत शर्म आती है अगर कोई आपसे पूछे, भाई अगर आपका बेटा या बेटी प्रोफेशनल सिंगर या डांसर नहीं है और उनकी रेपुटेशन ये हो कि आपका बेटा क्या करता है, अरे साहब बस नाचता और गाता है। 5000 वर्ष पुराना प्राचीन सभ्यता जिसने इस विश्व को दर्शन दिया, एक नए तरह का मनोविज्ञान दिया, अंदर और बाहर दो चीज होती हैं यह बताया, वो मन जिसको आज तक साइंस नहीं समझ पाई है उसको कैसे काबू करना यह सिखाया, उसकी पहचान विश्व में बन गई गाने बजाने वाले लोगों की, एक भांडों की, फूहड़ लोगों की, ना कि शिक्षित परंपरागत एक सभ्यता से आने वाले वो लोग। आज अगर पूरे विश्व में क्लेश, कॉन्फ्लिक्ट अगर एक समस्या है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आज नहीं तो कल, मेरे बाद या कभी ना कभी, इस विश्व को अगर जवाब चाहिए इस कॉन्फ्लिक्ट का, तो उससे भारत से ही आएगा और कहीं से आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। क्लेश है एक्सटर्नल का, बाहर जो हो रहा है उसका क्लेश है। तुम्हारे पास ये, मेरे पास ये, इस पे हम कब्जा करते हो, उस पे तुम कब्जा करते हो, ऐसा लगता है। और इस तरह के क्लेश को खत्म करने के लिए इंसान को अंदर जाना ही पड़ेगा। और जब वो अंदर जाएगा तो उसको यही समझ में आएगा जो कि हिंदू फिलॉसफी, हिंदू ज्ञान, विज्ञान बताता है, जो शिव ने बताया, द कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस। और तब मुझे ये बात समझ में आई कि अगर कुछ बदलाव लाना है, कुछ परिवर्तन लाना है, और अगर मैं एज अ फिल्म मेकर क्या कर सकता हूं, तो मुझे यह समझ में आया कि मेरे को अब बड़ी रेखा खींचनी है।
मुझे बॉलीवुड से अलग हटना होगा, मुझे अपना रास्ता अलग बनाना होगा। और कई बार क्या होता है, जब आपको ढूंढते हैं, किस्मत अगर अच्छी हो, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद हो, तो आपको राह भी मिलती है। वही वक्त था जब अचानक मैं ऐसे ही एक किसी फंक्शन में गया था, तो मुझे किसी ने स्वामी विवेकानंद के सारे संकलन दिए, उनके भाषणों के, राइटिंग के, सब, और साथ में श्री औरोबिंदो के भी दे दिए। औरोबिंदो बहुत कठिन है पढ़ने में, लेकिन समझ में आ जाए तो बहुत आसान भी। और मुझे ये समझ में आया कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे 100 कमिटेड युवा लोग दे दो और मैं हिंदू धर्म और भारत का नक्शा बदल दूंगा। उनको जीते जी 100 वॉलंटियर नहीं मिले, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो तब नहीं था 1920 में 30 में, तो मैंने कहा चलिए उनके ना रहते हुए उनमें से एक वॉलंटियर मैं बनता हूं। और मैंने विधिवत तरीके से लिख के मैंने इस बात की कसम खाई कि अब मैं अपने दिल और दिमाग से स्वामी विवेकानंद जी का वॉलंटियर हूं। कैसे? वो सारे विश्व में जो मैं कर सकता हूं, जो मेरा सामर्थ्य है, उससे थोड़ा सा ज्यादा, जो मेरा सामर्थ्य है उससे थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि उतना करूंगा तो कुछ नहीं होने वाला। और मैंने 2-3 चीजें तय की अपने लिए। पहला, मुझे समझ में आया जो अपने वंश पे गर्व नहीं कर सकते हैं वो कभी देश और समाज का भला नहीं कर सकते हैं। सारी लड़ाई दुनिया में वंश की ही है। देखिए, अल्टीमेटली महाभारत भी वंश को ही लेकर लड़ाई चल रही है। सारी लड़ाइयां, युद्ध दुनिया में अभी भी जो चल रहा है इजराइल और वहां, सारा वंश को लेकर चल रहा है। और अब जमाने में मुझे समझ में आया हारते वही लोग हैं जिन्हें अपने वंश पे गर्व नहीं होता। अब गर्व करने के 2 तरीके हैं। एक है आपके माँ बाप बचपन से आपको बताएं, स्कूल पढ़ाएं, राजनेता लोग बताएं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो समझाए बच्चों को। लेकिन सारे माँ बाप लोगों ने तो बच्चों को कॉन्वेंट में भेज दिया है। कैसे होगा? नेता लोग सिर्फ जो गरीब वोट बैंक है सिर्फ उसके पीछे भाग रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों का, सोचने वाले लोगों का, समाज के लिए कुछ करने वाले लोगों का तो कोई है नहीं, वो तो अकेले हैं। संघ की बात नहीं कर रहा हूँ, संघ के अलावा तो संघ का तो कंट्रीब्यूशन खैर अलग में बात होगी उसकी। तो कहाँ जाए, क्या करें? तो मुझे ये समझ में आया, अगर मैं खड़े होकर ये बताऊंगा लोगों को कि तुम्हें क्या करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, महाभारत गीता कितनी महान है, रामायण कितनी महान है, भगवान राम कितने महान थे, उससे मुझे यह समझ में आया मेरे बच्चों पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो दूसरों के बच्चों पे क्या पड़ेगा? क्योंकि लोग थक गए हैं वो बातें। और जो लोग बातें वैसी करते हैं, आपको क्या लगता है कि हर आदमी जो जय श्री राम का नारा लगाता है उसके अंदर राम बसते हैं क्या? आप खुद कल्पना करिए, चोर उचक्के हर किस्म के लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। और सोशल मीडिया के ज़माने में सबको समझ में आ गया क्या करने से क्या होता है, तो लोग कर लेते हैं। पर एक चीज़ है, अगर आप किसी को यह समझाएं कि तुम्हारे ये ना करने से तुम क्या खो रहे हो, क्या खोया है तुमने, तो लोग सचेत होकर बैठ जाते हैं, कहते हैं अच्छा। जैसे मुझे मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ तब तक मुझे यही नहीं पता था कि हमारा गांव में, बहुत गरीब गांव है, वहाँ ना पानी आता है ढंग से, अभी ट्रेन भी नहीं आती है। उत्तर प्रदेश में धनेरा गांव है, बहुत छोटा गांव है, नदी में बाढ़ आ जाती है तो पूरा गांव बह जाता है कई बार। पर मुझे ये नहीं पता था कि हमारे दादा परदादाओं का क्या कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे। तो जब मैं गया वहाँ, लोगों ने जब मुझे बताया तो अचानक मुझे लगा कि नहीं, मैं जो कर रहा हूं वो तो बिल्कुल मैं गलत कर रहा हूं। तब तक मैं कमर्शियल फिल्में बना रहा था, 2008 की बात है ये। तो मुझे लगा नहीं, ये तो गलत है। इस परंपरा से आने के बाद ये, और तब मैंने बॉलीवुड से संन्यास लिया, त्याग पत्र अपना एक दिमाग में बनाया कि कोई जगह है, और मैंने कहा आज से हमारा कोई वास्ता नहीं। और मैं बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाता था, कमर्शियल फिल्में बनाता था, बहुत बड़ी बड़ी। ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, गाड़ी, पैसा, दौलत, किसी चीज़ की कमी नहीं, बल्कि ज़रूरत से ही ज़्यादा था। सब त्याग करके ये नौबत पे आ गया कि अब गांव वापस चलते हैं। और तब मैंने एक बहुत छोटी फिल्म कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर बनाई।
पर उसके पहले मैंने कहा मैं अगर भारत की बात करनी है तो मुझे भारत समझना होगा। और मैं फिर चप्पा चप्पा, भारत का ऐसा कोई कोना नहीं, कोई ऐसी गली नहीं जहां मैं 2-4 साल लगातार घूमता नहीं रहा, नॉन स्टॉप। अभी भी घूमते ही हूं, पर तब बहुत करीबी से घूमता, कहीं भी बैठे खाया समझ। मैंने भारत की जो मानस है, भारत की जो सोच है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। कौन कैसे रहता है क्या, मुझे उससे मतलब नहीं है। और उस सोच को समझने की कोशिश करी और मुझे ये समझ में आया कि जो इसको क्या बोलते हैं, स्टॉकहोम सिंड्रोम। आपने नाम सुना है स्टॉकहोम सिंड्रोम का? स्टॉकहोम सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि आपके घर में कोई कत्ल करने आया और धीरे धीरे आपको उस कातिल से ही प्रेम हो गया। मैं अभी एक फिल्म बना रहा हूं, द दिल्ली फाइल्स, 2 पार्ट में है। पहला पार्ट बंगाल का इतिहास है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा हमारी तरफ से एक यूँ समझ लीजिए उपहार है, होगी ये फिल्म। तो हम रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ वाकई में कलकत्ता में लिखा हुआ है बोर्ड्स में, पुराने जो बचे हुए हैं, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। आपने सुना होगा, मैंने आंखों से देखा। आप बताइए, आप किसी के घर जाएं और वो आपको अंदर ना घुसने दे, कहे भाई हमारे कुत्ते और आप जैसे लोगों को बिल्कुल इजाज़त नहीं आने की, आप दोबारा जाएंगे कभी वहाँ? अपने बच्चों को खेलने देंगे उनके बच्चों के साथ? उनकी दुकान से सामान खरीदेंगे? पर हम तो लालायित हैं, कब लंदन भाग के चले जाएं? हम तो लालायित हैं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मैं बहुत स्पीचेस देता हूं, पर सारी स्पीचेस सुन के लोग ताली बजाते हैं, पर घर जाके माँ बाप तो बच्चों को कॉन्वेंट में ही भेज देते हैं। और बहुत अच्छे स्कूल हैं भी नहीं उसके अलावा हमारे यहाँ। तो आप औरंगजेब को देखिए, जब जिसको मनाया फांसी पर लटका देता था। एक बहुत बड़ा फकीर था औरंगजेब के ज़माने में, मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी याद आता है, मैं बता दूँ। बहुत बड़े फकीर थे। तो उस वक़्त इस्लाम का नारा ये था, देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड दैट इज़ अल्लाह। सिर्फ एक ईश्वर है और वो अल्लाह है। तो इस फकीर ने, औरंगजेब ने सबको बुलाया, करने लगे आज से यही नारा लगेगा। इस फकीर ने सामने खड़े होकर बोल दिया कि मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि एक ही ईश्वर है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि एक ही ईश्वर है, लेकिन वो अल्लाह है ये मैं नहीं मानता। बीच चौराहे पे उसका सर काट दिया गया, उसके टुकड़े टुकड़े किए गए। बड़ी उसकी कहानी है, वेदना भरी। और उसने नारा दिया था अनल हक। अनल हक का मतलब है दाऊ आर्ट दैट, जिसको संस्कृत में बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, मतलब तुम ही ईश्वर हो। ये जो ज्ञान मुझे समझ में आया कि तुम ही ईश्वर हो। हम जो कहते हैं सब राम भरोसे हो जाएगा, सब हो जाएगा, हो भी जाती हैं चीजें। ये जो एक अटूट आस्था है किसी और के ऊपर, कि कोई एक शक्ति है जो संचालित करती है, यह अंधविश्वास नहीं है। क्योंकि जब इंसान ये मानता है कि सब कुछ मैं ही करता हूं, तो सारी जिंदगी गिल्ट ड्रिवन रहता है, और अहंकार और साथ में गिल्ट। इसीलिए देखिए आप, वेस्टर्न सोसाइटी इतनी गिल्ट कॉन्शियस रहती है हर समय। आई एम सॉरी जितनी बार वो लोग एक दिन में बोलते हैं, हिंदुस्तान का बच्चा जिंदगी में उतनी बार नहीं बोलता। ये गिल्ट है। और वो गिल्ट इसलिए आती है कि उनने ये मान लिया हम ही सब कुछ हैं, जानवर तुच्छ है, ह्यूमन रेस को सुपीरियर बना दिया। लेकिन हमारे यहां जो पूरा का पूरा शैविज्म जिस पे आधारित है, जिस पे सारा उपनिषद आधारित है, जिसके ऊपर काशी के इतने सारे पंडों के सामने शंकराचार्य ने खड़े होकर वाद विवाद किया, शास्त्रार्थ किया, जो असली हिंदू फिलॉसफी है क्या, ये तो हम नहीं बात करते। हम हमेशा पुराणों की बात करते हैं, पर हम उपनिषद की बात नहीं करते, जो असली हिंदुइज्म जहां से शुरू होता है। वो तो अद्वैत का प्रिंसिपल है कि सब एक है।
जैसे आपने अगर अपने गले में एक नेकलेस पहन रखा है, सोने की चेन पहन रखी, तो आप कहेंगे ये नेकलेस, मैं पूछूं ये क्या, आप कहेंगे नेकलेस है, पर वो तो सोना है और सोना धरती से निकला है। तो सोर्स तो सबका एक है। जैसे ये टेबल, आप इसको टेबल बोल रहे हैं क्योंकि इसको एक नाम, शेप दिया गया है, लेकिन अल्टीमेटली तो ये वो पेड़ है जहां से आप इसको काट के लाएं। सोर्स तो सबका एक ही है। जब आपको ये समझ में आ जाए सोर्स सबका एक है, सब कुछ एक है, वननेस है इस दुनिया के अंदर। क्योंकि जो साइंस है, वर्ल्ड की जो सबसे मॉडर्न साइंस है आज की, वो क्या बोलती है? वो कहती है कि जो सबसे छोटा पार्टिकल है, कण, जो कण है, पार्टिकल, आपके शरीर के का एक एटम, उसमें उतनी ही ताकत है, एनर्जी है, जितनी पूरे कॉस्मॉस में है। और बात भी सही है, क्योंकि ये जो लकड़ी है, ये जो टेबल है, इसकी तो एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टीज हैं जो कि पेड़ की हैं। आपने इसका शेप बदल दिया, नाम दे दिया, लेकिन है तो ये लकड़ी। आप उसको किसी पेड़ के पास रख दीजिए, आप 4 साल बाद जाइए, उसमें मर्ज हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कभी टेबल थी वहां पे। जैसे आदमी मिट्टी में मिल जाता है। तो अगर हमारी शक्ति और वो शक्ति एक ही है, तो तत्वमसि तो बिल्कुल सही फॉर्मूला, ये तो साइंटिफिक फॉर्मूला हो गया। अहम ब्रह्मास्मि, ये तो साइंटिफिक फॉर्मूला हो गया। वो ऐसे कि अगर आप छोटे पार्टिकल से बोलें, अच्छा कविता में बताओ तुम कौन हो, तो कहेगा अहम ब्रह्मास्मि। सही कह रहा हूं गुरु जी? ये जो फिलॉसफी है, इसने मुझे ताकत दी, और तब मैंने ये डिसाइड किया कि जो आज की जनरेशन है, मैं अपनी फिल्मों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से जाके कम से कम भारत के युवा लोगों को ये तो बताऊं कि तुम हो कौन और तुम्हें क्या गलत बताया गया है। और तब हमने 3 फिल्मों की कल्पना करी। एक दिन मैं बैठा था, ऐसे 3 शेर भारत के थे, जो हमारे एम्बलम में 3 शेर हैं, अशोक चक्र वाले। तो मैंने कहा ये 3 शेर क्यों चुने भारत ने? कुछ और भी तो चुन सकते थे, कुछ और भी चुना जा सकता था, राम का धनुष बाण भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमने ये चुने। तो मैंने अपने मन में ऐसी कल्पना करी कि ये 3 जो शेर हैं, ये हमारे प्रजातंत्र के 3 स्तंभ हैं। जब आपका टाइम हो मुझे बता दीजिएगा। ये 3 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है सत्य, ट्रूथ। दूसरा है न्याय, जस्टिस। और तीसरा है लाइफ, जीवन, लिबर्टी, फ्रीडम, सब चीजें उससे जुड़ी हैं। उस वक्त अभी हम जो फिल्म कर रहे हैं द दिल्ली फाइल्स, ये आज़ादी का जो पीरियड था बंगाल का, उसके इतिहास के ऊपर है। तो काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ। जब पूछा जाता था बड़े बड़े नेताओं से कि भाई हम आज़ादी क्यों चाहते हैं, इतना कत्लेआम, जवानियाँ खराब हो रही हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, ऐसा क्या है? गोरे लोग क्या हम पुल बनाने के लिए आज़ादी ले रहे हैं, या फ्लाईओवर बनाने के लिए आज़ादी ले रहे हैं, या मॉल्स बनाने के लिए आज़ादी ले रहे हैं? हम आज़ादी ले क्यों रहे हैं? ऐसा क्या है जो अंग्रेजों से अच्छा हम कर सकते हैं? तो अंग्रेज डेफिनेटली हमसे अच्छे पुल बना सकते थे, हमसे अच्छे फ्लाईओवर, और करप्शन भी नहीं होता आज देश में इतना, और हमारी स्थिति अलग होती अगर अंग्रेज लोग हम पे राज करते। इसमें कोई शक नहीं है, यानी कोई ये गलत बात नहीं है। तो फिर हम क्यों आज़ादी चाहते थे? हम आज़ादी इसलिए चाहते थे कि हमारा राइट टू लाइफ हो, जीने का अधिकार हो, डिग्निटी ऑफ लाइफ हो। कोई डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड ना लिख सके, औरंगजेब की तरह किसी को भी उठा के फांसी पे ना लटका सके, इसलिए हमने ये आज़ादी ली थी। और आज अगर हम अपनी आज़ादी को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं एज अ सिटीजन, अच्छा अब ये 3 शेर आपको दिखाए जाते हैं, आपके साथ आज़ाद भारत में किस तरह का षड्यंत्र रचा गया ये भी मैं आपको बताता हूं। भारत के किसी भी बच्चे से किसी भी स्कूल में पूछ लीजिए, बताओ कितने शेर हैं भारत के एम्बलम में, कहेगा 3। आप भी 3 जानते होंगे, पर वो एक्चुअली 4 शेर हैं। चौथा शेर क्या है? वो क्यों नहीं दिखता कभी? क्यों सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 3 शेर होते हैं? क्यों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पीछे सिर्फ 3 शेर होते हैं? क्यों IAS ऑफिसर्स के पीछे सिर्फ 3 शेर होते हैं? कभी सोचा है आपने चौथा शेर क्यों नहीं दिखाते? चौथा शेर है क्या? तो पहला शेर हो गया राइट टू ट्रूथ, दूसरा हो गया राइट टू जस्टिस, तीसरा हो गया राइट टू लाइफ, और चौथा शेर है वी द पीपल। यह सबसे बड़ा षड्यंत्र है,
क्योंकि वी द पीपल की ताकत जिस दिन हमको समझ में आ गई, आज हमने क्या किया, अपनी सारी जिंदगी, अपना सारा भविष्य, और तो और बुरा नहीं मानिएगा, हमने आज हिंदू धर्म को भी राजनेताओं को आउटसोर्स कर दिया है। आज हिंदू धर्म का नैरेटिव पॉलिटिशियंस चला रहे हैं, ना कि धार्मिक लोग, ना कि लेकिन जो लोगों ने अपनी जिंदगियां खपा दी हैं इस काम को करते हुए, वो नहीं चला रहे हैं, उनके हाथ में कंट्रोल नहीं है इस नैरेटिव का। हमने भी दे दिया है, भेजो व्हाट्सएप पे घटिया फॉरवर्ड, हम उसे आगे करते हैं। मैं उससे सहमत नहीं हूं बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए जो कि हिंदू फिलॉसफी की प्योरिटी को पकड़ के चले, वरना विधिवत तरीके से, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कश्मीर के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं कि आप सबने फिल्म देखी है, पर मैं आपको बता रहा हूं कश्मीर विधिवत तरीके से डेमोग्राफी धीरे धीरे धीरे, भाई पहले तो 100% हिंदू थे, आज 0% है। कितने साल में हुआ? 400-500 साल में हुआ ये। बंगाल में जो डेमोग्राफिक चेंज है ये चालू हुआ 1905 के आसपास, 1900 के आसपास, जब बंगाल का विभाजन किया गया था डेमोग्राफी के आधार पे। तो लोगों को समझ में आ गई ये बात, अच्छा अगर हमारी आबादी ज़्यादा है तो हम इलाका पूरा का पूरा ले सकते हैं। हालांकि फिर बंगाल को वापस जोड़ा गया श्री अरबिंदो वगैरह की जो क्रांति थी उसके कारण। तो ये बात जो है, जो लोग दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं वो ऐसी चीज़ों की फिराक में रहते हैं। जो लोग घर पे कब्जा करते हैं, छोटे शहरों में ज़मीन पे कब्जा करते हैं, बिल्डर्स बॉम्बे में रियल एस्टेट, वो हर समय क्या करते हैं, लोगों को छोड़ देते हैं, कहते देख क्या हो कहाँ पे ऐसी ज़मीन है जिस पर कब्जा कर सकते हैं। तो जो ये अब्राहमिक सोच वाले लोग हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, जो मोनोपोली करने वाले लोग हैं, मोनोपोलिस्टिक सोच वाले कि बस हम हैं, हमारा ईश्वर और दुनिया में कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ये लोग हमेशा इस फिराक में रहते हैं कैसे औरों की जमीन पर कब्जा किया जाए। इसीलिए सारी दुनिया में सिर्फ 2 ही धर्म के लोगों ने कब्जा किया है, और उनमें से एक है क्रिश्चियनिटी और दूसरा है इस्लाम। सारे विश्व में देखिए इन्हीं लोगों ने कब्जा किया है जा जाके, कॉलोनियल। तो बंगाल, कश्मीर की तरह बंगाल में लोगों को समझ में आ गया डेमोग्राफी चेंज की जा सकती है। और आज ये हालत है, जो बॉर्डर के एरियाज हैं, मैं अभी गया था रिसर्च करने, समझ में ही नहीं आता है कि आप बांग्लादेश में हो कि पाकिस्तान में हो कि भारत में हो, समझ में ही नहीं आता है। आप यूपी के किसी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में जाएंगे तो आप कहेंगे हाँ भाई यूपी का एक शहर है, मुस्लिम डोमिनेटेड है, लेकिन वहां जो बॉर्डर का जो पूरा एरिया वो मुस्लिम डोमिनेटेड नहीं है, डोमिनेशन वगैरह कुछ है ही नहीं। उनका भी एक अहम ब्रह्मास्मि चल रहा है वहां पे, हम ही हैं बस, ये हमारा इलाका है, और उसको सरकार से संरक्षण मिला हुआ है अलग अलग लेवल पे। आप भी बॉर्डर एरिया में रहते हैं, आपको भी थोड़ा संभल के रहना चाहिए। यहाँ पे मुझे स्थिति नहीं पता है, पर सुना है 25-30% तो यहाँ भी समस्या खड़ी हो गई है। तो जब मुझे समझ में आया कश्मीर में ऐसा हुआ है, तो हमने बंगाल की तरफ ध्यान डाला। अब वो रिसर्च करते करते इतना बड़ा हो गया, पहले एक फिल्म बनाने वाले थे, अब 2 पार्ट में आएगी। जो पहला पार्ट है उसका नाम है द दिल्ली फाइल्स द बंगाल चैप्टर, और उसमें मैंने ये समझने की कोशिश की कि जो 1940 और 46 के बीच में हो रहा था, आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो संक्षिप्त में आपको बताता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना, 1920 की बात है, कैलीकट, केरला में कैलीकट के बीच पे महात्मा गांधी ने, लोकमान्य तिलक जी की डेथ हुई थी, उसके तुरंत बाद जाके महात्मा गांधी को ये समझ में आया कि भाई ब्रिटिश जो थे वो कहते थे कि सिर्फ हिंदू लोग स्वराज चाहते हैं, मुस्लिम चाहते नहीं हैं, तो हम आपको स्वराज कैसे दे दें। तो गांधी जी को ये समझ में आया कि भाई मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम जो थे हिंदुस्तान के, उनको आज़ादी कुछ नहीं चाहिए थी, वो सिर्फ इस बात के लिए परेशान थे कि जो तुर्की में खलीफा है उनका, उसको कैसे सपोर्ट किया जाए। और वो लोग एक छोटा मोटा मूवमेंट चला रहे थे जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत हिंदुस्तान में पूछो लोगों को, लगता है खिलाफत का मतलब है किसी के विरोध में कुछ करना, नहीं, वो कैलिफेट मूवमेंट है। खलीफा को सपोर्ट करने वाले मूवमेंट को खलीफत मूवमेंट कहते हैं, जो इंडिया में खिलाफत मूवमेंट कहलाने लगा। कैलीकट में अगस्त का महीना था, उसमें सन 1920 में 20,000-40,000 लोग आए थे। गांधी जी ने वहाँ पे पहली बार ऑफिशियली खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया और उन्होंने बोला कि आप हमसे जुड़ जाइए।
मैं महात्मा गांधी की बहुत इज्जत करता हूं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं हिंदू धर्म मानता हूं या राइट विंगर हूं तो गांधी जी को ही गाली देने लगूं। मैं उनमें से नहीं हूं। मैं आपको पहले ही बता दूं मैं क्या नहीं हूं। मैं हर बुजुर्ग जिसने देश के लिए एक बूंद भी पसीना बहाया है, मैं उसकी इज्जत करता हूं। मैं उसको क्वेश्चन नहीं करता, जैसे अपने दादाजी, ताऊजी और पिताजी को नहीं करता। जो बुजुर्ग हैं, श्रद्धेय हैं, मुझे उनने क्या किया उस वक्त में मुझे उससे मतलब। पर मैं आपको इतिहास बता रहा हूं। मुस्लिम समाज को यह लगा ये तो मुस्लिम स्वराज की बात कर रहे हैं और वो उसमें जुड़ गए। और उसी वक्त दिसंबर में नागपुर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें जिन्ना ने जाके महात्मा गांधी को और शौकत अली जो थे उनको वो मौलाना शौकत अली थे, उनने बोल दिया मिस्टर शौकत अली एंड मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी। उसको लेके काफी बवाल हुआ, लोग स्टेज पे जिन्ना को मारने आने आ गए। बाद में उसने ये बोला कि गांधी ने जो ये इंट्रोड्यूस किया है खिलाफत को अंदर, ये हिंदुस्तान की तबाही करके छोड़ेगा। He said, from now on, the politics will always be toxic and Hindus and Muslim conflict will never end. और उसने बोला कि मैं सेकुलर आदमी हूं और मैं इस कम्युनल हिंदू कांग्रेस में अब नहीं रह सकता हूं, मेरा दम घुटता है, क्योंकि गांधी ने ये हिंदू मुस्लिम क्लेश चालू किया। और उसके बाद जिन्ना भारत छोड़ के चला गया, इंग्लैंड छोड़ के चला गया, इंडिया का नंबर 1 वकील छोड़ के चला गया। ही सेड कि मेरा यहां दम घुटता है। ये अलग बात है, गया था 3 पीस सूट पहन के, 1931 में जब लौट के आया तो अचकन और टोपी पहन के आया। तो 2 नेशन थ्योरी जब फिर से जिंदा कर दी गई, गांधी जी का आप जानते हैं, उन 35 के 40 के बाद तो लोगों ने सुनना ही बंद कर दिया था। वो तो अलग थलग पड़े हुए थे, उनको तो कोई सुनता नहीं था, मजबूर अपना चरखा काट रहे थे वो। कांग्रेस अलग रास्ते पे थी, बाबा साहब अम्बेडकर की अलग थ्योरी थी, उन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान किताब लिखी। उन्होंने लिखा कि हम साथ में नहीं रह सकते, 2 राष्ट्र बनने ही चाहिए। जिसका फ़ायदा जिन्ना ने उठाया, उसने वो किताब आगे रख दी कि भाई तुम ही लोग कहते हो 2 नेशन, तो मुझे क्यों गाली देते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हुई। पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो शायद जानते भी नहीं है लोग, इतिहास का, भारतीय इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लोग नहीं जानते। ये जो क्लेश है क्यों है। आपने जब भी आज़ादी की फिल्में देखी होंगी, साहित्य पढ़ा होगा, जनरली जब आज़ादी की बात होती है तो आपके आंख बंद करिए, दिमाग में आपको आता होगा ट्रेनों में करोड़ों लोग चले आ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, आपको पंजाब दिखता है। जबकि भारत की पूरी आज़ादी की लड़ाई तो बंगाल में लड़ी गई है। बंगाल की समस्या नहीं होती तो आज भारत का पार्टीशन भी नहीं हुआ होता। बंगाल 2 बार डिवाइड हुआ है, 1905 में 2 टुकड़े हुए, फिर जुड़े और फिर टुकड़े किए गए उसके। बंगाल आज जो हम सोचते हैं वो बंगाल नहीं है। अगर आप बंगाल को भारत से हटाएंगे तो भारत में 70-80% चीजें बचेंगी ही नहीं। भारत मुगलों के शासन के बाद इतनी गर्त में चला गया था, सामाजिक समस्याएं, इल प्रैक्टिसेस, कुप्रथाएं इतनी ज्यादा थीं। पूरा जो सोशल रिफॉर्म का मूवमेंट है वो बंगाल से शुरू हुआ। साहित्य पूरा वहां से शुरू हुआ। बंकिम दास, शरद दास, एक के बाद एक से एक आए, जिसको रेनेसांस बोलते हैं। रेनेसांस दुनिया में 2 ही जगह हुआ है, एक बार यूरोप में हुआ है और एक बार बंगाल में हुआ है, और वर्ल्ड में कहीं तीसरी बार रेनेसांस नहीं हुआ। और मैं भारत के रेनेसांस को ज़्यादा महान समझता हूँ। कविता हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, साइंस हो, स्पिरिचुअलिज्म हो, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, औरोबिंदो, कितने मठ बने। नेशनलिज्म, जिसको आज आप नेशनलिस्ट कहते हैं, मैं नेशनलिस्ट हूं, अरे भाई ये इजाद कहाँ हुआ ये भी तो जानिए। ये बंगाल में इजाद हुआ। पूरा नेशनलिज्म का मूवमेंट वहां से चालू हुआ, और एक नहीं 2 तरह के नेशनलिस्ट मूवमेंट चालू हुए। एक जो नरम दल के थे, एक जो गरम दल के थे। सुभाष बाबू और ये सब जो लोग क्रांतिकारी थे, खुदीराम बोस वगैरह, ये सब वहीं के थे। औरोबिंदो ने भी तो बंदूक उठाई थी। संगीत, भारत में आज आपको जितनी महान चीजें दिखेंगी मॉडर्न टाइम की,
उनमें से आप कल्पना नहीं कर सकते 10 में से 7 बंगाल से ही निकली होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन वहीं से चालू हुआ, बैंकिंग वहीं से चालू हुई, मरीन ट्रांसपोर्टेशन वहीं से चालू हुआ। वर्ल्ड की 1/4 अर्थव्यवस्था आप समझ लिए कलकत्ता के पोर्ट से तय की जाती थी। आज वो कंगाल है। क्यों? इसकी जड़ें हैं सन 1946 में। 1946 में यह लगभग तय सा हो रहा था कि पाकिस्तान और भारत बनेंगे, लेकिन कलकत्ता के बिना बंगाल का डिवीजन होगा लेकिन कलकत्ता नहीं जाएगा। और जिन्ना और सुहरावर्दी, जिसको बुचर ऑफ बंगाल बोलते हैं, उन्होंने कहा हम कलकत्ता के बिना बंगाल बनने नहीं देंगे। तब जिन्ना ने एक ऐलान किया कि 16 अगस्त 1946, उसका भाषण है, आप मेरी फिल्म में देखेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा अगले साल। उसने बोला कि रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान के 8वें दिन 18th डे ऑफ रमज़ान बैटल ऑफ बद्र हुई थी, जिसमें शायद 250-300 मुझे 313 या कितने लोग थे मोहम्मद साहब के पास, और उन्होंने सारे काफिरों की, बुत परस्तों की फौज को हराया था। ही सेड वो बैटल ऑफ बद्र को रिपीट करने का टाइम आया है, और इस बार 8वां दिन जो है 16 अगस्त को पड़ता है। इसको डायरेक्ट एक्शन डे की तरह मनाया जाए। 16 अगस्त के पहले सुहरावर्दी, जो कि चीफ मिनिस्टर था बंगाल का, उस 24 पुलिस स्टेशन थे वहां, 24, उनमें से सारे हिंदू थे, 2 एंग्लो इंडियन थे, 22 जो थे वो हिंदू थे पुलिस इंचार्ज। वो सारे ट्रांसफर किए गए, 22 के 22 में मुस्लिम लोगों को ट्रांसफर किया गया, और उसने पुलिस को ऑर्डर दे दिया कि 2 दिन तक, 48 घंटे तक कुछ भी हो, पुलिस किसी भी चीज पर रिएक्ट नहीं करेगी। 2 दिन के अंदर 10 से 20 हजार, देखिए सरकारी काटा जो है वो 10,000 पे रुकता है, पर लोगों ने जो जलाई हैं लाशें, उसका काउंट जब जोड़ा जाता है तो दोनों ही विद्वान है। तो मान लीजिए 10 से 20 हजार हिंदुओं का 2 दिन के अंदर उनको काटा गया, मारा गया। एक काम जरूर करिएगा घर जाके, आप डायरेक्ट एक्शन डे टाइप करके उसकी पहली फोटो देखिएगा। बस जमीन में तमाम साधुओं और हिंदुओं की लाशें पड़ी हैं, सड़क जहां तक सड़क दिखती है नरकंकाल पड़े हुए हैं, और ऊपर बड़े बड़े गिद्ध और ये जो हैं उनका मांस खा रहे हैं। ये भारत में 16 अगस्त 1946 को हुआ था। कैसे हुआ? मुस्लिम लीग के पास तो कोई ऐसा साधन नहीं था कि इतने लोगों को मार सके, तो उनने क्या किया? उस वक्त के बंगाल का जो अंडरवर्ल्ड था, जो माफिया था, जो क्रिमिनल थे, जेब कतरे, रेपिस्ट, मर्डरर्स, इन लोगों को हायर किया और इनसे बोला तुम हमारे बिहाफ पे जाके इनको काटो पीटो हिंदुओं को। वो पैसे के लिए शराबी लोग सब तैयार हो गए। पर उसे हुआ क्या कि जो अंडरवर्ल्ड के लोग थे उनको ये समझ में आ गया कि ये लोग जो हैं हम पे डिपेंड करते हैं, और तब से लेकर आज तक बंगाल की जो पॉलिटिक्स है वो हमने अंडरवर्ल्ड के हाथ में सौंप दी। यही अंडरवर्ल्ड का आदमी कार्यकर्ता बन गया कम्युनिस्ट पार्टी का जब आजाद हुए हम। जब कम्युनिस्ट पार्टी हारी, ये सारा का सारा काडर ऑन मास, सारा मारने वाला, काटने वाला, रेप करने वाला, सारा कांग्रेस में शिफ्ट हो गया। और जब कांग्रेस गई, टीएमसी आई तो उसमें शिफ्ट हो गया। और मुझे रत्ती भर आश्चर्य नहीं होगा कल को चौथी पार्टी कोई आ गई नहीं तो सारा का सारा उसमें चला जाएगा। इसलिए क्योंकि बंगाल की राजनीति ये अंडरवर्ल्ड चलाता है, और इस अंडरवर्ल्ड को कौन चलाता है ये भी कल्पना करिए। वो लोग जो बॉर्डर पे डेमोग्राफी चेंज करवा रहे हैं। एक ऐसा नेक्सस बंगाल में, यही कश्मीर में हुआ था, एग्जैक्टली यही हुआ था, और यही आज बंगाल में हो रहा है। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कल को आपके कच्छ में भी हो जाए। यहां पे जो बॉर्डर के एरियाज हैं धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। एक काम करिए, अपने बच्चों को एक एक्सरसाइज दीजिए, घर जाके एक होमवर्क दीजिए, उनसे कहिए भारत का नक्शा पिछले 500 साल में कैसे बदला है, बस इतना बताओ। और आप देखिए कैसे विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता, सबसे फैला हुआ राष्ट्र, आप देखिए कैसे धीरे 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 छोटा होता जा रहा है। आपका घर
धीरे धीरे अतिक्रमण के कारण छोटा हो रहा है। आपको इसलिए नहीं पता है क्योंकि आप अपने पलंग पर लेटे टीवी देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं बाहर हो क्या रहा है। और टीवी में वो दिखाया जाता है नशे की तरह जिसकी आदत लगे, सत्य तो दिखाया नहीं जाता। ये समस्या है। अब ये बात लोगों तक, कश्मीर हो गया भाई, अब फतवे हो गए, मेरे साथ वो सिक्योरिटी चलती है बंदूक लेके, नहीं तो 3-3 फतवे। लेकिन अब इस समस्या को कैसे दिखाऊं? वहां पे तो एक ही तबका मेरा दुश्मन हुआ कश्मीर के साथ, यहां पे तो सरकार भी दुश्मन हो गई। मैं गया, मेरी बुक का इनॉग्रेशन था 5 बजे, 4:30 बजे ममता जी के ऑफिस से आ गया कि आप जा नहीं सकते। मैं इकलौता ऐसा एक फिल्म मेकर हूं जिसने कि किसी स्टेट की चीफ मिनिस्टर के ऊपर केस किया हुआ है। मैं अकेला फिल्म मेकर हूं भारत के इतिहास में। और मैंने केस इसलिए नहीं किया कि मुझे कभी राजनीति में आने का शौक या लीगल, मैंने इसलिए किया मैं कलकत्ता जाना चाहता हूं, मुझे फिल्म बनानी है भाई, मैं बंगाल की फिल्म बना रहा हूं। मैं भारत में रह के बंगाल में शूट नहीं कर सकता। कल्पना करिए, दुख होना चाहिए आपको इस सोच के। जैसे आप कश्मीर में घर नहीं बना सकते, मैं वहां जाके फिल्म नहीं बना सकता। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ी साध्वी है, बहुत बड़ी साध्वी है, वो भी ऐसे गेरुए वस्त्र वाली। उनका आश्रम पहले साउथ में था, अब उनने शांति निकेतन के पास आश्रम बनाया। वो मेरी फिल्म में एक सहयोग देना चाहती हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा वरना आप लोग जान जाएंगे। उनने मैसेज भिजवाया कि इसमें मैं ये कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, लेकिन किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम और आप कभी मिले हैं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे अरे मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा यहाँ से। ये सत्य है। आप कल, मेरी टीम गई थी शूट करने, मेरे लड़कों को पकड़ लिया क्योंकि वो गोपाल पाठक के जाके इंटरव्यू कर रहे थे, तो उनको पकड़ के 2 दिन के लिए होटल में हाउस अरेस्ट कर दिया। ये समस्या है। तो जब 10,000 लोगों को 2 दिन में काटा गया, तब कल्पना करिए कौन वो लोग थे जो बचाव के लिए आए। वही लोग जिनकी खिल्ली फिल्मों में उड़ाई जाती है, अखाड़े वाले लोग। एक व्यक्ति था, उसका नाम था गोपाल मुखोपाध्याय, गोपाल मुखर्जी, एक ब्राह्मण, लेकिन वो कसाई था। उस वक्त में ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम लोग कसाई थे, बंगाल में ये कल्चर रहा भी नहीं है, ऐसा मांस को लेके हिंदू और मुस्लिम का विभाजन हुआ है भी नहीं। तो उसका नाम था पाठा, गोपाल पाठा। पाठा का बंगाली में मतलब होता है बकरा, तो उसका उपनाम पड़ गया पाठा। वो काली मां का भक्त था। 2 दिन के बाद इन लोगों ने कहा अब क्या किया जाए, कैसे बचाएं अपनी बहनों को, माओं को। तो उन्होंने कहा संगठित करने की आवश्यकता है। संगठित कैसे करें? उन्होंने कहा मारवाड़ी तो लड़ेगा नहीं, तो इससे को पैसा दो। किसी के पास कोई और साधन था, 2 सिखों को जोड़ा गया। तरह तरह के समूह को जोड़ के, सोचिए कसाई ने एक बटे हुए समाज को जोड़ा रातों रात। और सिर्फ 300 लोग वो थे, 10,000 मुस्लिम गार्ड के वो थे स्वयंसेवक, उनको नेशनल गार्ड वॉलंटियर्स थे। जैसे अपना उन्होंने आरएसएस से प्रभावित होकर बनाया था वो, जिसको मुस्लिम नेशनल गार्ड बोलते हैं, मैं नेशनल लीग गार्ड, मैं नेशनल गार्ड बोलते हैं। उसके बाद जब हिंदू खड़ा हुआ और उसके बाद जो उसने काटा और पीटा है, मैं सच बता रहा हूं, इस नाम लेके, जो हिंदुओं ने मुस्लिमों को काटा और पीटा उसके बाद, ये अंडरवर्ल्ड वालों को, अल्टीमेटली 2 दिन के बाद, मतलब चौथे दिन 20 तारीख को शाम को सुहरावर्दी, जिसने आदेश दिया था हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम करने का, उसने मुजीबुर रहमान को बुला के बोला कि भाई जाके पाठा से बात करो, इसको रुकवाओ, वरना पाकिस्तान बनाने का फायदा क्या होगा अगर कलकत्ता के सारे मुसलमान ही मर जाएंगे। तो मुजीबुर रहमान ने कहा भाई मैं 2 बार जाके हाथ जोड़ के आया हूं, और पाठा ने बोला है हम कभी उत्तेजित नहीं होते, हम अखाड़े वाले लोग हैं, लेकिन तुमने हर पराकाष्ठा जब काट दी, अब जब लगा कि अब एक ही धर्म बचता है और वो है अपनी मां बहनों की सुरक्षा करना, तो अब पहले तुम अपने औजार फेंको, उसके बाद हम करेंगे। और सुहरावर्दी का ऑफिशियल स्टेटमेंट मालूम क्या था?
आप आश्चर्य करेंगे सुन के। सुहरावर्दी ने बोला मुजीबुर रहमान से, मुझे जिस चीज का डर था वही हो गया। तो मुजीबुर रहमान ने किस चीज का डर था आपको? बोला मुझे सिर्फ हिंदुओं का यूनाइट होने का डर था, हिंदुओं का एक होने का डर था। यह कहानी किसी को पता है? इसके बाद गांधी जी ने जब कहा कि सब लोग अपने अपने हथियार आके समर्पण करो वरना मैं भूख हड़ताल में अपनी जान दे दूंगा, सारे हिंदू मुस्लिम जितने लोग थे उन्होंने समर्पण किया। सिर्फ एक आदमी ने नहीं किया, गोपाल पाठा ने, गोपाल मुखोपाध्याय ने जाके गांधी जी को बोला, आप देख लीजिए गोपाल जी का इंटरव्यू भी है उसमें बीबीसी पे। गांधी जी जाके उसने कोट अनकोट क्या बोला मैं आपको वो बताता हूं, जो हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड है। उसने बोला अगर अपनी मां और बहनों की रक्षा के लिए मेरे एक नाखून का भी इस्तेमाल हुआ है, वो नाखून भी मैं तुमको समर्पण नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल हिंसा के खिलाफ हूं, मैं बिल्कुल हिंसा पे विश्वास नहीं करता, लेकिन कई बार ऐसे संकट आते हैं समाज के ऊपर, तब हर व्यक्ति को जिसने समाज का लाभ उठाया है, मैं समझिए मैं क्यों हिंदू मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई भी व्यक्ति जिसने उस समाज का लाभ उठाया है, उसका यह धर्म और उसका यह कर्तव्य बनता है कि वो जिस चीज में भी सामर्थ्य है उससे उस समाज को बचाने की पूरी कोशिश करे। यही धर्म है। एक बूढ़ी औरत या एक बूढ़ा व्यक्ति क्या कर सकता है? वो तो नहीं लड़ सकता, लेकिन हां वो कुछ छोटे बच्चों को अपने आश्रय दे सकता है। जिसके पास पैसा है वो पैसा दे सकता है। कोई एमबीए किया है, मैनेजमेंट का है, वो स्ट्रेटेजी वगैरह में हेल्प कर सकता है। कुछ लोग सोशल मीडिया में एक्सपर्ट हैं, वो कर सकते हैं। हर आदमी का जो उस वक्त स्पेशलाइजेशन है उसको इस्तेमाल करना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं है तो बताइए महाभारत में हर व्यक्ति का एक स्पेशलाइजेशन क्यों है? कोई बाण में निपुण है, कोई भाले में निपुण है, कोई हाथी में निपुण है, वो सिंबॉलिक है। मुझे ऐसा लगता है आज भारत जिस जगह पे खड़ा हुआ है वहां दो स्थितियां हैं। जब रॉकेट हवा में जाता है तो एक ऐसा टाइम आता है एस्केप वेलोसिटी का, एक लेवल तक तो चला जाता है, उसके बाद उसको बस एक हल्का सा पुश लगता है, थोड़ा सा धक्का दे दो अगर उसको, तो फिर वो पूरी तरह से अंतरिक्ष में घूमता रहता है। भारत आज वहां खड़ा है। अगर ये जरा सा धक्का नहीं लगा तो भारत फिर वहीं गिर के आएगा जहां से शुरुआत की थी, और जिसकी संभावनाएं थोड़ी ज्यादा हैं, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। मैं राजनीतिक बातें छोड़ दीजिए, असलियत आप सब जानते हैं। तो जो ये हमको करना चाहिए, जो हमारा धर्म है, एक हल्का सा भारत को धक्का देने की जो जरूरत है, वो एक हाथ से तो होगा नहीं। उसके लिए तो 140 करोड़ 280 करोड़ हाथ लगेंगे, हर एक को दो दो हाथ से करना पड़ेगा। क्योंकि कौन चाहता है किसी का रॉकेट अंतरिक्ष में जाए? उस रॉकेट को खींचने वाले ज्यादा हैं, उसको धक्का मारने वाले कम हैं। इसलिए जब मैं कह रहा था आपसे कि हमने अपना धर्म राजनेताओं के हाथ में दे दिया है, हमें लगता है उन्हीं के हाथ में बागडोर है, हमने धीरे धीरे बहुत सारी चीजें अपने कंधे से उतार के सोचा है ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग कर लेंगे, फिल्मों से नैरेटिव करना तो विवेक जी कर लेंगे, मोदी जी बैठे ही हैं वो तो बाकी देख ही लेंगे, आरएसएस है ही, कुछ हो जाएगा तो ये लोग तो समाज सेवा कर ही लेंगे, भूचाल आए कुछ आए तो कर ही लेंगे। मैं कहता हूं भाई सब लोग अपना काम कर लेंगे, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करेंगे? अच्छा आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं करना चाहते, आप मस्त हैं अपने टीवी व्हाट्सएप में और अपने फोन में, बच्चे अमेरिका जा रहे हैं, आप अगर उसमें व्यस्त हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम जो लोग कर रहे हैं उनको बुरा भला मत कहिए। भाई राजनीति में मुझे यह बताइए, कोई पार्टी कम हो गई ज्यादा हो गई,
आपका जीवन उससे कैसे अव्यवस्थित होता है, मुझे कोई ये समझा दे। मैं भारत में जितने लोग मिलते हैं उनसे पूछता हूं, आपका राजनीति से डायरेक्ट संबंध है? नहीं, तो आपको क्या फर्क पड़ता है 240 सीट आई चाहे 300 आई? आपके शेयर मार्केट के वो हो कि ऊपर नीचे गिरते रहोगे उनके। राजनीति का आपके जीवन में पहली बात तो योगदान क्या है? बहुत कम है। अगर आप बेईमान आदमी नहीं है तो आपको राजनीति की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको सरकारी ठेके नहीं चाहिए, आपको क्या लेना है राजनीति से? भाई आप लोगों को काम पड़ता है राजनेताओं से? नहीं पड़ता है, उनको पड़ता है आपसे। आप लोगों को मैं, जो यंग लोग हैं मुझसे बड़े जो हैं, उनको मैं क्या ज्ञान दूं? मैं इतना बहुत छोटा हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बहुत अद्भुत इतिहास के ऐसे अद्भुत चैप्टर से हम लोग गुजर रहे हैं। इसके बाद आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो या तो गर्व करके हजारों बरस तक सर उठा के सारी दुनिया में घूमेंगी या शर्मिंदा होकर घूमेंगी। आज मेरी बात समझ में आए ना आए, आपको ये बात समझ में आएगी। आज एक राइट विंग की सरकार है तो किसी तरह से समाज को जोड़ के रखा हुआ है, पर यहां जितने लोग बैठे हैं आप में से कोई एक कागज में लिख के गारंटी दे सकता है कि आपके जीते जी सारी जिंदगी यही सरकार रहेगी? समझिए, ये सरकार नहीं हुई तो कितना टाइम लगेगा टूटने में। जिनका, जो लोग ऑलरेडी तोड़ना चाहते हैं, बहुत हो गया आप जात पात पे बटके, बहुत हो गया कास्ट और इस पे बटके, बहुत पंथों में, इधर हम यहाँ के वहाँ के। वो ठीक है, आइडेंटिटी अपनी जगह है, लेकिन अब वक्त आ गया है एक भारतीय बन के जीने का। और मैं तो इतने मुस्लिम लोगों के साथ काम करता हूं, मेरी एक ही शिकायत है उनसे, दूसरी और कोई शिकायत ही नहीं है। मैं तुम्हें जो करना कहो, जो करना है करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम हमें करने दो, हम तुम्हें। मेरी एक ही शिकायत है, अगर भाई तुम लोग हमारे यहाँ आए, 1000 साल पहले लूटा, काटा, पीटा, राज किया, बादशाह बने, जो कुछ भी किया तुमने, ताज जो किया किया, पर 1000 साल तो हमने नहीं बोला तुमसे तुम ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, ये मत करो, तुम अच्छे हो या बुरे, तुम करते रहे, हम अपना काम करते रहे। अभी आज़ादी को 75 साल भी नहीं हुए हैं। जिन्ना ने पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान का खेल इस बात पे लड़ा था कि 10 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, और जब भारत को आज़ादी मिली तो 5.5 करोड़ मुसलमानों ने वहां जाने से ही मना कर दिया। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचा जिन्ना, तो उससे एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा। उसने कहा कि जो भारत में, भाई आपने कहा था 10 करोड़ मुसलमान, 4.5 करोड़ तो भारत में रहने का उनने फैसला कर लिया है, तो ये लगभग 50% तो ये रह रहे हैं, तो आप उन मुसलमानों से क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने बोला, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हिंदू कांग्रेस के राज में, ये शब्द उन्होंने यूज किया, हिंदू, तब हिंदू कांग्रेस ही बोलते थे कांग्रेस को, जो आज बीजेपी है वो तब कांग्रेस हुआ करती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं बीजेपी कल को कांग्रेस बन जाएगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। हालांकि शरद जोशी एक व्यंग्यकार हुए, उन्होंने बड़ी अच्छी एक लेख लिखा था 1975 में, 74 में, जब इमरजेंसी लगी थी। बड़ा अच्छा व्यंग्य, आप पढ़िएगा, आपको आनंद आ जाएगा। पर उसकी आखिरी लाइन ये है कि भारत में कोई भी पार्टी हो, अंततः कांग्रेस ही हो जाएगी। तो जिन्ना से बोला कि भाई इन लोग के लिए तुम्हारा क्या मैसेज है, जो ये 4.5 करोड़ मुसलमान लोग भारत में रह गए, तुम्हारा क्या मैसेज है? तो उसने बोला, मेरा पूर्ण विश्वास है कि नेहरू के नेतृत्व में हिंदू कांग्रेस के राज में ये मुसलमान बहुत खुशहाल रहेंगे। तो उसने कहा, अगर ऐसा ही विश्वास आपका था तो फिर टुकड़े क्यों करवाए? अगर आपको लगता है मुस्लिम हिंदुओं के साथ चैन से रह सकते हैं तो ये टुकड़े क्यों करवाए? टुकड़े इसलिए हो गए क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे उस वक्त, वो लड़ते लड़ते थक गए थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको लगा था कि जिंदगी तो अच्छी चल रही है, चलने दो। आज़ादी हमको मिली इस प्रॉमिस पे कि राइट टू ट्रूथ होगा, राइट टू जस्टिस होगी, राइट टू लाइफ होगी। तो मैंने जब तय किया कि मैं जो चीज़ें गलत हुई हैं भारत के इतिहास में नई जनरेशन को बताऊं, तो हमने पहली फिल्म बनाई राइट टू ट्रूथ पे, जिसका नाम था द ताशकंद फाइल्स।
हमने कहा कि जब भारत के दूसरे राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री की मृत्यु का सत्य भारत सरकार बताने को तैयार नहीं है, तो फिर आप और हम किस खेत की मूली हैं? आप खुद कल्पना करिए, किसी के साथ कुछ हो जाए, आपको लगता है सरकार से आप सत्य निकलवा पाएंगे कभी? तो फिर आज़ादी का क्या फायदा हुआ? यही हालत तो अंग्रेजों की भी थी। दूसरा, राइट टू जस्टिस। विश्व में और कौन सा ऐसा देश है जहां वहां के मूल निवासी 35 साल से अपने घर के बाहर घूम रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू हैं और कोई कारण नहीं है? उनको इसलिए नहीं भगाया गया कि भाई वो टीचर थे या प्रोफेसर थे, उनको इसलिए कश्मीरी पंडितों को भगाया गया क्योंकि वो हिंदू थे। जब 35 साल से वो बाहर घूम रहे हैं और दुनिया की कोई सरकार उनको जस्टिस नहीं दिला रही है, जो सुप्रीम कोर्ट बात बात पे सुओ मोटो केसेस करता है, उसने सुओ मोटो नहीं किया आज तक कश्मीर के ऊपर, तो जब हिंदू ही अपने देश में बिना जस्टिस के घूम रहा है, तो आप कल्पना करिए आप और हम तो बड़ी दूर की बात है। और इस देश में जस्टिस नहीं है। अगर होती तो मुझे बताइए, भारत का सबसे कॉमन डायलॉग कौन है जो रईस आदमी अंबानी जी के घर से लेकर एक भिखारी के घर तक, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, पंडित हो चाहे डाकू हो, हर आदमी एक डायलॉग बोलता है इस देश में, हर आदमी, और दिन में 10 बार बोलता है। क्या बोलता है? हमारी कौन सुनेगा। बोलता है कि नहीं बोलता है? साहब जाए तो जाए कहां, करें तो करें क्या? हम बड़े बड़े फ्लाईओवर सड़कों की बातें करते हैं, आपके घर के सामने की सड़क ठीक हुई क्या? नहीं हुई, होगी भी नहीं। क्या आपकी हवा बेहतर हुई जिससे सांस लेते? नहीं हुई। क्या आपका पानी बेटर आने लगा पहले से? नहीं आता है और खराब आने लगा। क्या स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों के लिए ज्यादा सुविधाएं हो गई? नहीं हुई और खराब हो गई। क्या आप पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, असुरक्षित महसूस करते हैं। क्या हिंदू इलाके मुस्लिम इलाके खत्म हो गए? नहीं, और बढ़ गए। किस मापदंड से हमारी आजादी आगे जा रही है? कौन सा वो मापदंड है? सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, हम जुड़े हुए हैं। अब आइए राइट टू लाइफ पे, जो मेरी अगली फिल्म है डेली फाइल्स। तो अगर जिंदगी, डिग्निटी ऑफ लाइफ, वैल्यू ऑफ लाइफ और राइट टू लाइफ, अगर इसी बात के ऊपर हमने आजादी ली थी, और अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया सबसे पहले कि भारत के हर नागरिक के जीवन की सुरक्षा करना भारत सरकार, स्टेट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव जो भी है, भारतीय स्टेट की जिम्मेदारी है, तो मुझे यह बताइए, अगर मैं और आप कोई भी अभी बाहर निकले और कहीं कम्युनल दंगा हो जाए, हम में और आप में से कोई मर जाए, आपको क्या विश्वास है कि उसे कभी जस्टिस मिलेगी? क्या आपको लगता है मारने वालों को कभी सजा मिलेगी? या आज तक मिली है 75 साल में? मैं आपको एक और स्टैटिस्टिक्स बताता हूं। भारत में आजादी से लेकर अब तक 75,000 कौमी दंगे हुए हैं। 75,000, 78 साल के इतिहास में 75,000, हर साल 1,000, मतलब हर दिन 3 दंगे, कहीं ना कहीं छुटपुट भी हो। दंगा मैं उसको बोल रहा हूं जिसमें कोई लोग मरे और कोई आहत हुए और कोई पब्लिक प्रॉपर्टी जली है। 75,000। और जितने लोग आजादी के पहले हिंदू मुस्लिम दंगों में नहीं मरे, उससे ज्यादा उसके बाद मरे हैं। क्या यह समस्या पीढ़ियों की पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी और कभी खत्म नहीं होगी? कब वो दिन आएगा जब इस घर का बेटा खड़े होकर बोलेगा, ये मेरे बाप दादाओं का घर है, ये मेरे वंशज का घर है, ये मेरा घर है, इसमें कोई भी रहता है वो किराएदार है, मेरा पहला हक है, ये मेरा राष्ट्र है? कब बोलेगा ये? कब बोलेगा? मैं बोलूंगा अगली फिल्म में। मुझे गर्व है, मेरी जमीन है, मेरा रोम रोम, मैं भारत का नाम लेता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे इसलिए अच्छा लगता है, मैं भारत की वो हर अच्छी चीज जो अब दिखती नहीं है, छुप गई है। मंदिरों के आगे इतनी दुकानें और भीड़ बन गई है कि उनका आर्किटेक्चर नहीं दिखता। धर्म के आगे इतने इश्तहार, इतने भोंपू लगा दिए गए कि धर्म की जो सूक्ष्म चीजें वो नजर नहीं आती। दुनिया में इतना ज्यादा सोशल मीडिया में हमने आडंबर पैदा कर दिया है कि अच्छे लोग आपके बगल में बैठे हो तो पहचान में नहीं है, आप नहीं पहचान पाते। कोई सच बोलता है तो हमें डर लगने लगता है। कभी कोई अचानक आपके घर आ जाए, पूछे भैया कैसे आए, कहते बस ऐसे ही चलते फिरते आ गए, तो आपको डर लगेगा, अब कुछ नहीं, जरूर कुछ मतलब होगा इसका। बंबई दिल्ली में तो यही हाल है।
और मैं आज यहाँ एक बात कह रहा हूँ, एक बार मैं अमेरिका में था, जब पढ़ता था तो हमारे साथ एक लड़का रहता था, वो रात को कहीं फंस गया, तो रात को उसने लिफ्ट मांगी किसी से और बहुत लेट पहुंचा घर 1-2 बजे। तो उसके माँ बाप ने पूछा कि कैसे आए, कहने लगा नहीं मैं बस था गाड़ी से जा रहा था तो किसी से लिफ्ट ली और आ गया। कहने किससे ली? डर गए माँ बाप की, पता नहीं क्या हुआ होगा, जबकि घर में फिट आ गया। अच्छा किससे ली थी? मुझे याद है एक किस्सा बहुत अच्छे से, हमने अपनी एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, उसमें डाला भी था। तो बोला एक कच्ची था, कहने लगा इसलिए बच गए तुम। तब वहाँ बड़े चोरी चपाटी होती थी, मगिंग बहुत होती थी अमेरिका। कहले इसलिए बच गए, इन लोगों में भरोसा कर सकते हो, ये तुम्हें धंधे में बेवकूफ़ बना सकते हैं, जिंदगी में कभी पर जिंदगी में तुमको भरोसा कर सकते हो इनके ऊपर। तो मैं इस ज़मीन में कह रहा हूँ, आज सबसे बड़ी बात है, जो मुझसे उम्र में छोटे हैं, मैं आपको ये मेरा, आप इसको मेरी ब्लेसिंग्स मान लीजिए, हमको एक दूसरे पे विश्वास करना होगा। हमको एक दूसरे पे विश्वास करना होगा, एक दूसरे पे भरोसा करना होगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा। जिस तरह मैं अकेला ये बॉलीवुड नाम की शक्ति से लड़ रहा हूं, उसके पीछे कितना त्याग है आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं अमीर था, मैं गरीब हो गया, मैं खुले आम दुनिया में घूमता था, आज मैं अपने बच्चों के साथ 2-2.5 साल से नहीं निकल पाया हूं बाहर। यहां भी आता हूं तो कमरे से बाहर नहीं निकल पाता हूं, मेरे जीवन की आज़ादी छिन गई। मैं जो फिल्में बनाना चाहता हूं बना नहीं पाता हूं, मैं बस पैसे नहीं है, बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़ता हूं। कोई एक्टर काम करने को तैयार नहीं होता है, लेकिन मैं हार नहीं मान रहा हूं। मैं हार नहीं मान रहा हूं और मैं कोई ऐसा जाकर लड़ भी नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूं, आप भी अगर वो करने की कोशिश करेंगे तो हम विवेकानंद ने जो हमसे प्रॉमिस किया था, 100 में से 1 तो मैं हो गया, आप भी बन जाइए वॉलंटियर्स। अब तो विवेकानंद जी भी नहीं है तो 100 की मात्रा पे रोक भी नहीं सकते हैं हम, 100 के 1000, 140 करोड़ भी वॉलंटियर बन सकते हैं। तो इतना तो बीड़ा उठाइए, स्वामी विवेकानंद जी के 1-2 आर्टिकल पढ़िए और कहिए मैं नफरत फैलाने का काम नहीं करता हूं, मैं दिलों को जोड़ने का काम करूंगा। और जुड़िए, साइंस जो पढ़ते हैं जानते हैं सारी दुनिया वाइब्रेशन से चलती है, उस वाइब्रेशन का पार्ट बनिए। 24 घंटे सोशल मीडिया में लोग कॉन्शियसनेस के बारे में झूठ झूठ लिखते हैं, कॉन्शियसनेस का मतलब यही है, जुड़िए उस बड़े आकाश से, ब्रह्मांड से जुड़िए, उस ब्रह्मांड से जुड़िए। जात पात के ब्राह्मण मत बनिए, असली के ब्राह्मण बनिए जो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। और जब तक आप जोड़ने का काम नहीं करेंगे दिलों को, जब तक आप पूरे ब्रह्मांड को नहीं समझेंगे, और जब तक दुनिया में आप शिव की वननेस और सरस्वती की कला और साहित्य, अपने दर्शन को लेकर आगे नहीं चलेंगे, तब तक आपके आगे आने वाली पुश्तें सिर्फ रोती रहेंगी और बाकी लोग हंसते रहेंगे। जोड़िए, 2 लोग को जोड़िए, अपने बच्चों से कहिए 2 लोगों को जोड़ो। उनको ये मत बताइए कि महाभारत कितना अच्छा है, गीता पढ़ो, ये मत बताइए। उनको उन लोगों के दर्शन कराइए जो गीता को फॉलो नहीं करते और उनके साथ क्या क्या खराब होता है। मैं यूएनओ में जब हमारी फिल्म गई थी, ये कश्मीर फाइल्स, वहां मैंने उनको ये बताया, मैंने कहा ये जो फिल्म है ये ना तो इस्लाम के अगेंस्ट है ना किसी चीज के अगेंस्ट है, ये सिर्फ ये दर्शाती है जब इंसानियत खत्म हो जाती है तो क्या हाल होता है। सब चुप थे, आज बंगाल में हो रहा है, सब चुप हैं, और आप लिख के ले लीजिए, कल को खुदा न खास्ता कच्छ में हुआ, सब चुप रह जाएंगे, आपके हाथ से जमीन निकल जाएगी। तो अंत में मैंने काफी बोला, बिना सोचे, जो दिल में था मैंने बोला, सोच के आया था फिल्मों की बात करूंगा, मुझसे कहा भी था कश्मीर फाइल्स की बात करेगा, पर वो तो बीत गया, हो गया। आगे आने वाले भविष्य में मैं जो कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। मैं महीने में 15-20 दिन जाके व्याख्यान देता हूं, भाषण देता हूं, लिखता हूं। अगर आप मेरा सोशल मीडिया भी देखिए तो मैं भारतीय दर्शन जो है उसी को मॉडर्न यंग लोगों के, यंग बच्चे, कॉन्वेंट में पढ़े बच्चों की लैंग्वेज में बोलता हूं। रोज सुबह लिखता हूं, आप देखिए, उसमें मेहनत भी करता हूं। मैं राजनीति की बात ज़्यादा करता नहीं। अब मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, मैं पहला वॉलंटियर हूं। आप में से जो लोग दिल से वॉलंटियर बनने की इच्छा रखते हैं, बने ना बने मुझे मतलब नहीं, वो मेरे साथ एक बार जरा हाथ उठाइए, जिनका दिल है। तो बस
ये सारा दिल का ही खेल है। अपने दिल की आवाज़ सुनिए और कुछ तो ऐसा करिए जिससे आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों को बहुत गर्व हो। भारत की जो पूरी परंपरा वंश है उस पर गर्व हो। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, एकमात्र बची हुई कंटिन्यूअस जो सभ्यता है, उसको हम आगे लेके जाएं। हम सब एक दूसरे के साथ चलें और इसी बात के साथ मैं अपने ज़ुबान को पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद।